लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद पंडित विजय दुबे जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न व्यापारिक सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहन और भाइयों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज गोरखपुर को एक नया उपहार देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और यह अवसर है जब ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन के इस फ्लाईओवर और इसी फ्लाईओवर का देवरिया बाईपास की ओर 4 लेन के इस कार्य के कंप्लीट होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 2658 मीटर इसकी फ्लाईओवर की लंबाई है और यह 429 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने वाली है। आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं लोकार्पण के अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, यहां की जनता जनार्दन को और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 278 करोड़ रुपए की लागत से कसिया मार्ग यानी पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक 4 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इसका लोकार्पण हो रहा है और ये मार्ग ही कसिया मार्ग है और कुशीनगर के भी माननीय सांसद जी यहां पर बैठे हुए हैं। रविकिशन जी कह रहे थे कि ये बिना बताए क्यों आ गए।
अब उनकी समझ में आएगा कि विजय दुबे क्यों आ गए, क्योंकि उनके यहां जोड़ने वाला वह मार्ग है। इसके साथ ही 104 करोड़ रुपए की लागत से एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में एक नए एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग के कार्य को निर्माण कार्य पूरा हुआ है और साथ ही साथ गुलरिया में पुलिस के बैरक और हॉस्टल के निर्माण के कार्य का भी आज उद्घाटन हो रहा है। नए कार्यों की श्रृंखला में गोरखपुर में नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट यानी आकाश बिहार डोमेस्टिक एरिया तक मार्ग पर पड़ने वाले यहां पे वाल लेवल क्रॉसिंग है तो अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण का शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ की लागत से गोरखपुर में हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में रवि किशन जी को नहीं पता है, लेकिन गोरखपुर में एक श्रमजीवी महिला हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। 500 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर अच्छे लैब्स बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ये सभी प्रकार की सुविधा बालिकाएं गोरखपुर में महिला पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर पाएंगी। इनका शिलान्यास का कार्य भी आज यहां पे हो रहा है। कुल मिलाकर के ये लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साक्षी आप सब बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है।
इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने। और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी भी। दुबे जी ने तो अपने यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कुशीनगर में। गोरखपुर में 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। पता ही नहीं लगता कि रवि किशन अभी यहां है कि मुंबई में है। एयरक्राफ्ट में बैठे मुंबई, सुबह ब्रेकफास्ट वहां किया, दोपहर में गोरखपुर, फिर दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे गोरखपुर में रहे, फिर मुंबई। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था। यानी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और रेलवे, अब वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है, अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इंसेफ्लाइटिस से पहले मौतें होती थी, बीमारी यहां की नियत बन चुकी थी। मासूम बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगता था। रुई डाल करके सो जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था। किसी गरीब की पीड़ा उनको नजर नहीं आती थी। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला। इस बीमारी का मुख्य कारण था मच्छर, और मच्छर का मुख्य कारण था गंदगी। रामगढ़ ताल आज सुंदर हुआ है। अलग विषय है कि रामगढ़ ताल अच्छा हुआ, वहां सबसे पहले सांसद जी ने जमीन खरीद दी, अच्छा मकान बनाया। आपको भोजन भी करवाए थे ना एक दिन। कितने लोगों ने भोजन किया था? 5 लोग, केवल 5 ही लोगों ने। दो हाथ खड़ा के, एक हाथ खड़ा करना है तो 4 हो गए। 4 लोगों ने भोजन किया और मुझसे कह रहे थे कि मैंने 50,000 लोगों को पाए। 50,000 होता तो यहां भी तो हाथ खड़ा होता है। अब रामगढ़ ताल आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सुनसान था, गंदगी थी, मच्छर थे, और किसी की हत्या कोई अपराधी करता था वहां फेंक के चला जाता था, पता ही नहीं लगता था। और आज पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। देर रात्रि में
हजारों की संख्या में लोग परिवार के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। हजारों की संख्या में आज पर्यटन का कितना अच्छा केंद्र बना है, कितना बेहतरीन केंद्र बना है। हमारी सोच अच्छा करने की थी, हमने अच्छा करके दिखा दिया। ये डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, भाई रवि किशन जी का भी तो योगदान होगा उसमें, थोड़ा बहुत ताली तो बजा दो उनके लिए थोड़ा बहुत। वे फिल्मों की शूटिंग करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे आपको फ्री में फिल्म दिखा सके। कभी दिखाया फ्री में? कभी दिखाया? दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। अगले लोकसभा चुनाव के बाद फ्री में दिखाएंगे। लेकिन अब वहां की उसके किनारे फिल्में बन रही हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, हजारों लोगों की आजीविका उससे चल रही है। और ताल पर्यटन का भी और आजीविका का भी एक माध्यम बना है, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम बना है। रामगढ़ ताल आज गोरखपुर की एक उपलब्धि हो गई है। एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और 1990 से बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है। फर्टिलाइजर कारखाना यहां के अन्नदाता किसानों को समय पे खाद उपलब्ध करवाता है। समय पे बीज और खाद किसान को मिल जाए, उत्पादन अच्छा होता है, काफी वृद्धि होती है। और इस बार मानसून भी अच्छा आ गया है, तो खाद और बीज समय पे है तो अच्छा उत्पादन भी होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। यानी अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छा कार्य होता है, विकास भी होता है और विरासत का भी संरक्षण होता है। यहां पे मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी हो गया। झारखंडी महादेव के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है। ऐसे ढेर सारे कार्यों का यहां पे तो केवल 429 करोड़ का फ्लाईओवर बना है। दुबे जी ने तो कुशीनगर में एक ही पुल के लिए 1000 करोड़ रुपया ले लिया, नारायणी नदी पे 1000 करोड़ रुपया। जब सांसद सक्रिय होता है तो विकास के कार्य के लिए ऐसे पैसा लेके चला जाता है, जनता को तब राहत मिलती है, विकास कार्य तब आगे बढ़ता है। और आज वही विकास, आप सोचो आज से 10 साल पहले गीडा में कोई निवेश करने नहीं आता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता था, क्योंकि भय था गुंडों का, माफियाओं का। और गोरखपुर तो माफिया और मच्छर के लिए बदनाम जगह हो गई थी। लोग ये बोलते थे, जब गोरखपुर का नाम आज से 10 साल पहले कोई लेता था तो क्या बोलता था? 2 कारणों से नहीं आता था, या तो माफिया के भय से या मच्छर के भय से। मच्छर थे तो मलेरिया भी था, डेंगू भी था, इंसेफ्लाइटिस भी थी, ढेर सारी मच्छर जनित बीमारियां थी। और माफिया था तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तब रवि किशन भी यहां मकान नहीं बनाते, जमीन नहीं खरीदते। आज तो देखो हर व्यक्ति की पहली चॉइस होती है गोरखपुर में जमीन खरीदना और मकान बनाना। अच्छा कार्य होता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। और अब लोगों ने निवेश करना भी प्रारंभ कर दिया, सुरक्षा का माहौल मिला तो निवेश भी हुआ। कितना अच्छा निवेश हुआ।
50,000 नौजवानों को अकेले गीडा में जो उद्योग लगे हैं इनमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। बंद कारखाने फिर से प्रारंभ हुए हैं। 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था और हम लोगों ने, यानी उन्होंने 29 चीनी मिलों को उन्होंने बंद भी किया और 21 में से 21 को बेच भी दिया था औने पौने दाम पे। पडरौना की चीनी मिल मात्र 2 करोड़ में बेच दी गई, जबकि उसकी केवल जमीन स्क्रैप का ही केवल देखते इससे कई गुना पैसा मिलता और जमीन की कीमत वहां पे लगभग 200 करोड़ थी। औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया गया। इन नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। पहले नौकरी निकलती थी तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे। सेफाई सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पे। नौकरी पे नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं नौकरी आती है, बिना भेदभाव के चयन होता है। और अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी के पद के लिए भी उनका चयन होता है। और लखनऊ में जब मैं उससे पूछता हूं भाई कहां से, कहता मैं गोरखपुर से हूं, जोर से बोलता मैं गोरखपुर से हूं। तो मुझे अच्छा लगता है गोरखपुर का नौजवान का सिलेक्शन बिना किसी सिफारिश के उसकी योग्यता के अनुसार हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये भेदभाव नौजवानों के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी नौकरियों में डकैती डाली गई, उनके अधिकारों को कम करने का काम किया गया, उसे हर प्रकार से ठगने का काम किया गया। याद करिए जब नौजवान के सामने पहचान का संकट होगा तो ये पहचान का संकट बहुआयामी संकट को पैदा करेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसकी नौकरी रोजगार पर, उसके व्यवसाय पर, उसकी प्रगति पर, उसकी समृद्धि पर, उसके आने वाले भविष्य पर ढेर सारे प्रश्न खड़ा करेगा। और उस ढेर सारे प्रश्न का समाधान किसी ने निकाला है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने निकाला है। डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के आज नौजवानों को नौकरी मिल रही है। हमने अकेले यूपी के अंदर 9 वर्ष में हमने 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी। हमने यहां के परंपरागत उद्यम को जो बंद हो चुका था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसे पुनर्जीवित किया। 3.25 करोड़ नौजवान और कारीगर फिर से रोजगार प्राप्त किए और अपना उद्यम प्रारंभ किए। 65 लाख नौजवानों को निवेश के माध्यम से जो उद्योग लगे हैं उनमें नौकरी मिली है। इस 17 के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की,
राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई। राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में। वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है। डबल इंजन की सरकार है। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने। ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है। इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा था, एक दिन बारिश हुई थी, रवि किशन जी पानी में हल करके जा रहे थे, जल निकासी का कार्य अपने हाथ से नाली साफ कर रहे थे। तो मैंने तो उनको कहा कि भाई वो जो अतिक्रमण है वो उसको हटवा दीजिए, अपने आप ही नाली साफ हो जाएगी, हाथ से साफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपील करूंगा आप सबसे, बरसात का समय है, एक तो स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। जहां खाली जगह जमीन हो, आपको लगता है कि आपके लिए कोई उपयोगी नहीं, उसमें वृक्ष लगाइए, वह ऑक्सीजन देगा। हर व्यक्ति एक एक पेड़, दो दो पेड़ लगाना शुरू करे। रवि किशन जी, आपने पेड़ लगाए? कितने कितने कितना कितना? एक? हाँ। लगाए नहीं, कह रहे मेरा घर पहले से घिरा हुआ है पेड़ों से। पेड़ लगाएंगे। आपसे मैं कहूंगा एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा, एक पेड़ मां के नाम। और आप लोगों ने 12 जुलाई के अभियान के साथ जुड़कर के अभियान का हिस्सा बने थे। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम हर खाली जमीन पे लगाना। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने को दूर रखना। प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन या फिर थर्माकोल, इसका उपयोग नहीं करना है। घर का कूड़ा नाली में नहीं फेंकना है या सड़क पे नहीं फेंकना है, उसको कलेक्ट करके रखिए, डस्टबिन में रखिए। कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है, या फिर उसको किसी न किसी रूप में जब जो डस्टबिन हो उस डस्टबिन में ही डालें। अतिक्रमण नाला और नालियों में मत होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नाली के ऊपर, नाली के बीच में स्लैब डाल करके कब्जा कर लेगा तो स्वाभाविक रूप से जल निकासी बंद हो जाएगी, तो ओवरफ्लो होकर के नाला फिर से अगल बगल के क्षेत्रों में पानी फैलाएगा, फिर वही मच्छर पैदा करेगा। मच्छर से ही मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस हो गए, ये सब बीमारियां आएंगी। क्या फायदा है? हमें सावधान रहना होगा, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करना होगा। शुद्ध पेयजल अगर नहीं है, हैंडपंप है, इस मौसम में वैसे भी पानी गर्म करके जब ठंडा हो जाए तब उसका सेवन करना चाहिए। सीधे पानी नहीं पीना चाहिए, बरसाती पानी घुस जाता है हैंडपंप पर भी और भी जगह। तो शुद्धता का ध्यान रखना, इससे किसी भी प्रकार की पेट जनित बीमारियां या विषाणु जनित बीमारियां नहीं किसी व्यक्ति को होगी। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति। लोगों को भी इसके प्रति सक्रिय बनाना पड़ेगा। अगर हम सब इस दिशा में कार्य करेंगे
तो मुझे लगता है कि बरसात के समय में हमारी सक्रियता, हमारी जागरूकता बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। और उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए खाली जगह में जहां भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो सकते हो, एक बार कभी यहां के सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, पार्षद और इन सब के साथ मिलकर के आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। जो पेड़ लगाए गए उसकी सुरक्षा भी करनी है। ट्री गार्ड लगा लो, किसी को उखाड़ने मत देना, क्योंकि कुछ लोग उखाड़ने में विश्वास कर देते हैं, वो नहीं करने देना है। क्योंकि ये पेड़ हमें छाया भी देगा, फल भी देगा और जीने के लिए ऑक्सीजन भी देगा, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाने हैं। और मेरा मानना है कि जैव विविधता का संरक्षण, और आप तो गोरखपुर वासी इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इधर रामगढ़ ताल, उधर चिल्वा ताल, एक तरफ राप्ती नदी, उधर गोर्रा नदी। कितना जल है, जल ही जल है, चारों ओर जल ही जल। दुनिया के अंदर इतना जल संसाधन किसी के पास नहीं है जितना आपके पास है, लेकिन उसका उचित उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। लेकिन बरसात के एक एक बूंद पानी का उपयोग करना, उसके संरक्षण के लिए भी कार्य होना चाहिए। ऊपर जल जमाव न हो, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, बहुत खर्चा नहीं है। थोड़ा सा प्रयास, आपका थोड़ा सा प्रयास उसको एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। जो विकास आज गोरखपुर में हो रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में, पिपराइच, कैंपियरगंज, सैजनवा, चोरी चौरा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे ही विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं विरासत और विकास का समन्वय, ये विरासत और विकास का समन्वय उसी क्रम का हिस्सा है जहां पे हम अपने पूर्वजों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इन अभियानों के माध्यम से हर विधायक, हर सांसद किसी न किसी मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, किसी न किसी स्कूल के कायाकल्प या प्रोजेक्ट अलंकार में उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ये जागरूक जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं आप, तब परिणाम आते हैं, और उसी परिणाम को देने के लिए आज ये मंच यहां पर आया है। आप सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। अच्छा कार्य होता है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज को लेनी चाहिए। समाज जागरूक प्रहरी बन करके उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ले। इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आने वाले समय में इसका लाभ यहां के लोग लेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग लेंगे। जो मैंने पहले भी कहा, इस 6 लेन का, ट्रांसपोर्ट नगर से पैरलेगंज तक 6 लेन का जो फ्लाईओवर बना है, और यही देवरिया बाईपास को 4 लेन का हुआ है, ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बना तो है। 50 लाख से अधिक की आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। इतनी बड़ी आबादी के लाभ के लिए अब आसानी से यहां पे रुस्तमपुर में, आजाद चौक पे, ट्रांसपोर्ट नगर में किसी को भी जाम में नहीं फंसना होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण से बचें, उन्हें आवागमन के लिए छोड़ें। आवागमन जितना आसान होगा, जितना तीव्र होगा, उतनी तीव्र गति से हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब यहां पे आज हम सब लगभग 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं इन सभी परियोजनाओं का गोरखपुर महानगर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के विकास के इन कार्यक्रमों के माध्यम से
न केवल वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को भी बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।